तू हकीकत है या धोखा है मेरी आंखों का, तू हकीकत है या धोखा है मेरी आंखों का, जिंदगी बस इसी कसमकस में गुजर गई। अब तो अपने होने पर भी मुझको यकीन ना रहा, अब तो मुझे अपने होने पर भी यकीन ना रहा, कोई कहानी यूं दिल में उतर सी गई। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए आज शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें आप सीखते हैं एच के बारे में, जिसमें आप सीखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, जिसमें आप सीखते हैं वेवलेंथ के बारे में, जिसमें आप सीखते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसमें आप सीखते हैं बहुत सारे कैलकुलेशन के बारे में। तो उसी चीज़ को मैं आसान करने आ गया हूं लेके आप लोगों के सामने। बहुत ही कंसाइज वे में मैं थ्योरी दूंगा, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि बस आपको जो फार्मूलाज बताए जाएं उनके डेरिवेशन पे ध्यान मत देना, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट आए हैं वो सभी सिर्फ ये बातें कह के निकल गए कि हाँ ये ऐसा होता था, किसी ने प्रूफ नहीं दिया। बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोग आए, बाद में उसका प्रूफ दिए। तो आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी है यार कि हाँ यार ठीक है, जो भी साइंटिस्ट बोल रहे थे, जो भी बोल के गए हैं, बहुत अच्छा बोले होंगे, बस मान लेना है और आपको ये करते रहना है। क्योंकि आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आपको लगेगा यार ये कहां से आया है। जब आप कहां से आया है के चक्कर में पड़ेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टुलेट बताए जाएं, जो आपको बताया जाए कि फलाने साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था, धमकाने ने ऐसा बोला था, आपको उसे मान लेना है। तो चलिए पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए मेरे भाइयों, पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। आपको बहुत मजा आने वाला है और मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस टॉपिक में इतना कंसाइज वे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि सर इलेक्ट्रॉन फिलिंग थोड़ी सी समझा दी जाए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स को मैं थोड़ा सा रिवीजन के माध्यम से समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे किसी ने कहा वायलेट कौन सा रूल हो रहा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन था लोगों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 2-3 सवाल के माध्यम से। हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आपको समस्या ना आए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ला ला ला, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैं सॉरी 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 ठीक है, ये मैंने 2s ऑर्बिटल लिया, ये मैंने 2p ऑर्बिटल लिया, ध्यान से समझना। तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे मैंने बोल दिया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ठीक है, इसमें ऐसे भर दिया है और ऐसे भर दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए हैं, इसमें ऐसे भर दिया है, ऐसे भर दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए हैं और इसमें ऐसे भर दिया। तो कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे गुरुदेव सब समझ में आया है, अब बाकी बच्चे समझ रहे हो, जिन्होंने पूछा था उनके कमेंट्स देखा हूं। आप लोग ऐसा तो नहीं लग रहा कि गुरुजी सो के आए? सो के नहीं आया हूं, ये मैं हेयर में कुछ ऐसे, आज एक्चुअली हमारे फ्लैट में पानी नहीं आ रहा था, तो सच में मैं नहा के नहीं आया हूं। लेकिन वो मैंने सीरम लगा लिया ना, तो ऑयल जैसा आपको लग रहा होगा, बट उससे आपको चमक अच्छी लगेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मुझे समझ में आता है कि कोई मास्टर ढेर सारा 1.5 पौआ तेल सर पे चिपचिपा के आ गया हो, तो आपको देख के भी लगता है या क्या करके आया है, बट ये तेल नहीं है, ये बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली और डायनासोर के सीमन से बनाया गया एक प्रकार का ये क्या बोलते हैं उसको, सीरम है, ठीक है। सीमन प्लस रम मिला के इसको बनाया गया, इसीलिए इसको सीरम बोलते हैं, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और गंजेपन को दूर करता है और जवानी के दिन याद दिलाता है कि जवानी के दौर में आपके बाल कैसे थे। तो अब टेंशन ना लें, अभी आप सब लोग युवा हैं।
तो कई बच्चे कह रहे थे सर कैसे पता चलेगा कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। तो पाउली कहता था कि एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। कितने इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते? 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। यानी कि एक सवाल और बना सकता हूं मैं ऐसे करके ये मान लिया मैंने 2s ऑर्बिटल, ठीक है भाई। तो पाउली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन में। लेकिन जो हुंस कहता था वो कहता था कि यार अगर आपको किसी सबसेल में भरना है, एक ऑर्बिटल छोड़ो, एक ऑर्बिटल का काम नहीं मेरा, किसी सबसेल में भरना, ढेर सारे ऑर्बिटल हैं, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, अप स्पिन चाहे डाउन स्पिन में, सेम स्पिन, उसके बाद पेयरिंग कराओगे। ठीक है भैया। तीसरा रूल आया था अबाउ n+l रूल, तो एनर्जी बताता था। अबाउ कहता था कि यार ऐसा है, पहले जिसकी एनर्जी कम है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, जब वो फुली फिल्ड हो जाएगा तो आप दूसरे में जाओगे, जब वो फुली फिल्ड हो जाएगा तो आप दूसरे में जाओगे। तो क्या मैं दोस्तों आपसे ये पूछ सकता हूं कि आप लोगों ने क्या सवाल किए हैं? क्या आप लोगों ने पीवाईक्यू के सवाल कर लिए हैं? क्या आप लोगों ने पीवाईक्यू के सवाल किए कि नहीं किए? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पीवाईक्यू सवाल किए होंगे और सारे हो गए होंगे, ठीक है ना। और आपने पीवाईक्यू में देखा होगा एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है ना, यहाँ टेंशन नहीं है। मॉडल में लास्ट में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल हैं और क्या क्या उनके पोस्टुलेट हैं, उन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज, ठीक ना। टेंशन नहीं लेने का, जैसे सब पे भरोसा किया वैसे लास्ट चैप्टर पे भी भरोसा करो, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। तो मैंने कहा ये तो सही भरा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अप डाउन। तो बेटा यहाँ पे जो हुंस है वो फेल हो गया। हुंस के अकॉर्डिंग तीनों सेम स्पिन होने चाहिए थे, 2 अप 1 डाउन है, गलत बात। ठीक है भैया, ये तो सही है। यहां पे देखो लोचा है। हुंस के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थे, पहले एक एक भरना चाहिए था। तुमने कहा ठीक है पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। हुंस इतना कह के निकल गया। लेकिन पाउली भड़क गया। पाउली ने कहा तुम्हारी इतनी मजाल, तुम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे वो भी सेम स्पिन में, और मैंने बोला था कि चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तो कैसे डिफरेंट होगा? क्योंकि हर एक की एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है। तो पाउली भड़क गया। पाउली कहता है अगर तुम गलती कर ही रहे थे तो यार, अगर तुम गलती कर ही रहे थे मेरे भाई, तो तुम सही से इलेक्ट्रॉन भरते ना। तुम इलेक्ट्रॉन अगर भर ही रहे थे कि चलो तुम पेयरिंग कराने का शौक इतना चढ़ा था तो तुम्हें शौक पूरी करनी थी अपनी, तो कर लेते। लेकिन यार कम से कम डाउन स्पिन में करते भाई, अगर कर ही रहते तो डाउन स्पिन में कर लेते। तुमने कहा ठीक है सॉरी गलती हो गई। उसने कहा गलती माफ नहीं की जाएगी, और यहां पे पाउली को फेल कराया जाएगा। पाउली को फेल कर दिया भाई। अगर इसमें देखा जाए तो पहले इसमें तो अबाउ फेल हुआ है, क्योंकि 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा तुमने और तुम कूद गए दूसरे में, गलत बात। अब 2p में भी देखो तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरने चाहिए थे, तो हुंड फेल हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब तुमने कहा हुंड फेल हो गया यार, तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो भैया पाउली भी फेल हो गया। पाउली कहता है यार एक ऑर्बिटल में मेरा मामला है, पाउली का मामला ऑर्बिटल में, पाउली का मामला ऑर्बिटल में है और हुंस का मामला सबसेल में है। और मेरे भाई अबाउ रूल का मामला एक सब मतलब ऐसे समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट में है, कि अगर आप 2s 2p 3s 3p में भर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो कैसे पता करोगे किस में भरेगा? ये मंत्रा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो, ये J स्टार है। पाउली कहां लगाओगे? पाउली लगाओगे ऑर्बिटल में, जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना हो, ठीक है। हुंस कहां लगाओगे? हुंस लगाओगे सबसेल में। किस में लगाओगे? सबसेल में, जब एक सबसेल में भरना हो। और अबाउ रूल कहां लगाओगे? जब डिफरेंट सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरने हो, डिफरेंट सबसेल में। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इसमें अबाउ फेल नहीं हुआ है। देखो ये हुंस फेल हुआ है, अबाउ कहता भैया 2s में तुम भर दो, फिर 2p में तुम चाहे जैसे भरो, मुझे क्या लेना देना है। क्या मेरी बात समझ में आई भैया? ये मंत्रा देख लीजिए, ये मंत्रा देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंट सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप बाउ चेक करोगे। जैसे तुम्हें 2s 2p 3s 3p में भरना है तो देखोगे, लेकिन अगर तुम्हें 2p में ही भरना है या 3d में ही भरना है, तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा। या सेट, चलो भाई शुरू किया जाए। ठीक है,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग बोलते हैं रेडियंट एनर्जी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसे हम समझेंगे। इसे हम लोग रेडियंट एनर्जी भी कहते हैं, रेडियंट एनर्जी भी कहते हैं। क्या होता है, ये कहता है कि जब कोई ए बॉडी है और ए बॉडी से बी बॉडी तक जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, या दूसरे बॉडी के लिए, या दूसरे बॉडी को जो हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम रेडियंट एनर्जी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियंट एनर्जी कहते हैं। और ये किस स्पीड से जाता है, ये स्पीड ऑफ लाइट से जाता है। किस स्पीड से जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, जिसकी स्पीड होती है, आपको पता होगा सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं 10⁻10 लिख दूं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चलो भैया, अच्छी बात है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेशन, यानी कि ये जो ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप बोल सकते हो कि दो फील्ड होंगे। क्या होंगे, दो फील्ड होंगे। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ आर perpendicular in direction of propagation, तुमने कहा समझ नहीं पाया, मैं कहा समझाते हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ध्यान से समझना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि जो एक किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है। तुमने कहा चलो ठीक है भैया, अच्छी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। ये सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा। ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे बोलते हैं ऐसे करके, पता नहीं कैसे करते हैं, अबे भूतनी के, मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे हो रहा तो ये ऐसे होगा, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। समझ में आया कि नहीं, डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। ऐसे समझ लो मछली कैसे जंप मारती, मछली ऐसे जंप मारती, ऐसे मार के फिर डुबकी मार, फिर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो सांप कैसे चलता, सांप ऐसे ऐसे चलता, मस्त ऐसे ऐसे करके, तो सांप ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती, इतना ही जानना था तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है।
अरे बाप रे, बन नहीं सकता। इसमें और कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं। मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं मैं, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है भैया, तो ऊपर नीचे हो गया होगा, टेंशन मत लो। तो तो हटा सामान की घटा। तो एक और चलेगा जो इसके परपेंडिकुलर चलेगा, वो ऐसे चलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उतना अच्छा नहीं बन पाया है, कैसे समझाऊं मैं? समझ तो गए ना तुम कैसे चलेगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर ये इस प्लेन में चल रहा है तो ये अंदर चलेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? सांप और मछली, ट्रिक क्या है इसका? स्नेक एंड फिश, स्नेक एंड फिश, ठीक है ना? ये जो स्टार, बस ये याद रख लेना। ठीक है भैया, समझ में आ गया? ओके, अब एक साफ सुथरा सा बनाते हैं। चलता रहेगा। ध्यान सुनना, इसकी जो हाइट है ना, इसको बेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेब बोलते हैं। ये जो बेब चल रही है ना, बेब, ये वाली बेब नहीं है बे, ये वेव। क्या है? बेब। इसकी जो हाइट होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया, ये जो टॉप वाली पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये जानना बहुत जरूरी है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। जो सबसे हाई पोजीशन होती है वेब में, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। जो नीचे वाली पोजीशन होती है, उसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है भैया। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, उसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। क्या है लैम्डा भी बताता हूं। यानी कि वहां भी लैम्डा है और यहां भी लैम्डा है। ठीक है? ठीक है भैया, ध्यान समझ लो। क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे वेव रिपीट करेगा। एक कंप्लीट वेव अगर मुझसे पूछोगे कौन सा है, तो बेटा मैं कहीं से भी शुरू कर लूं। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करूंगा, तो ये वेव कंप्लीट कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है। ध्यान से देख लो। अगर मैं वेव यहां से शुरू करता हूं, तो फिर जहां
फिर जिस पॉइंट पे ये आएगा वहां पे एक वेव कंप्लीट हो जाएगा, बोलेंगे कि एक वेव कंप्लीट हो गया। ठीक है भैया, चलिए कुछ डिफिनीशन से लिख लेते हैं। पहला डिफिनीशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ वेव। क्या होता है? हाइट ऑफ वेव होता है, जो वहां पे मैंने ए से दर्शाया है। किससे दर्शाया है? ए से दर्शाया है। हर जगह ए होगा, ठीक है ना। चित्र बनाने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन हर जगह ए होगा। ठीक है भैया। दूसरा दूसरा वेवलेंथ। क्या है वेवलेंथ? एक वेव की लेंथ, और एक वेव की लेंथ क्या है? अरे एक वेव यहां से यहां तक कंप्लीट हो रहा है ना, तो एक वेव की लेंथ क्या है? लैम्डा है। लेंथ ऑफ वन वेव, या फिर इसे हम कहें लेंथ बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस क्रेस्ट और ट्रफ। सही बात है। लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की जो लेंथ है वही वेवलेंथ है, नाम से क्लियर है। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही लैम्डा होता है, या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्रेस्ट ले लिया और वहां क्रेस्ट ले रहे हो, तब नहीं होगा भैया। कॉन्टिन्यूअस क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। दो कॉन्टिन्यूअस के बीच डिस्टेंस जो होगा लैम्डा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई भैया? वेवलेंथ समझ में आ गया। अब बात करते हैं वेव नंबर की। तीसरा पॉइंट है वेव नंबर। क्या होता है? नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, it is reciprocal of wavelength। कैसे आया उसको प्रूव कर देता हूं। एक यूनिट लेंथ ले लो, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें देखो कितने वेव आ रहे हैं, कितने वेव बन रहे हैं। भैया अगर मैं बोल दूं कि एक की वेवलेंथ 10 मीटर है, ऐसे मान लो एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 10 मीटर है, हमने 100 मीटर ले लिया है, तो 100 मीटर में कितने वेव आएंगे? 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो वेव नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। अरे समझ में आया क्या भाई? वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा? 1/λ। क्या हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा। चलो अच्छी बात है भाई। वेवलेंथ समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, वेवलेंथ समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे लोग कहते नहीं है यार फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी भी पॉइंट से गुजरने वाला एक सेकंड में जितने वेव होंगे उसे ही क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। चलिए भाई दूसरे पेज में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको न्यू बार, इसको क्या बोलते हैं? न्यू बार बोलते हैं। न्यू बार बोलते हैं। ठीक है भैया। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। इसको बोलते हैं HZ से, या फिर सेकंड इनवर्स होती। क्या होती है? सेकंड इनवर्स।
ये कहता है कि किसी भी पॉइंट से, ध्यान समझना, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट से पर सेकंड गुजरने वाला कितना वेव होगा, इस पॉइंट से गुजरने वाला कितना वेव होगा। तुमने कहा यार कैसे पता करेंगे ये, अगर भाई मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है भाई इसका, देखें जरा। आपको एक बात पता होनी चाहिए यार कि फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका तो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप कोई भी वेव ले लेते हो, जैसे मेरे अकॉर्डिंग आप वेव ले लो कि एक वेव चल रही है, ठीक है भैया, किसी ने आया कहा कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम यहां पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम यहां पे खड़े हो गए और हमने कहा देखेंगे कितने वेव पर सेकंड में गुजर रहे हैं, किसी पॉइंट के थ्रू पर सेकंड में कितने वेव गुजर रहे हैं। मैंने कहा 10 वेव पास हो रहे हैं, 10 वेव पास्ड पर सेकंड, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। बेटा जितने वेव पास होंगे पर सेकंड में किसी पॉइंट से, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे मेरे भाई, उसे ही हम क्या कहेंगे भैया, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइम पीरियड। आपको भी पता है टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। एक सेकंड रुक जाइए जरा, तो बार बार फोन आ रहा है, ऑफिस का ही है। ठीक है भैया। ठीक है, टाइम टेकन टू ए वेव, टाइम टेकन टू ए वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर इस पॉइंट से हमने देखा कि यार एक वेव को, पहले हम देख रहे थे कितने वेव पास हो रहे हैं, अब हमने कहा कि एक वेव को पास होने में कितना समय लग रहा है, वही टाइम पीरियड है। यानी कि मैंने बोल दिया कि ये वाला वेव जो है, ये एक वेव है, इस वेव को पास होने में कितना सेकंड लगता है, जितना सेकंड लगेगा वही क्या है, वही क्या मेरे भाई, वही क्या हो जाएगी, वेव हो जाएगी। तो टी बराबर हो जाएगा 1/न्यू, टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/न्यू हो जाएगा। ठीक है भैया, टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/न्यू हो जाएगा। अगला पॉइंट है वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, आपको भी पता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है लैम्डा, एक वेव के डिस्टेंस कितनी लैम्डा, टाइम कितना टी, यानी कि c इक्वल टू लैम्डा 1/t को हम लिख सकते हैं न्यू। अरे न्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/t और t बराबर 1/न्यू, तो क्या हो जाएगा यहां पे लैम्डा न्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा न्यू लिख सकते हैं। यानी कि यहां पे न्यू का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा c/λ, और ये निकालना बड़ा आसान है, ध्यान से देख लो भाई। डिफिनेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फार्मूले याद होने चाहिए। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग है, हाँ है ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं 3-5 कि हाँ मैं आप प्यारे बच्चों ध्यान से देख लें। अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो भाई, चलो ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहूं आपसे कि लैम्डा मेरे पास, लैम्डा की यूनिट क्या होगी, आइए ध्यान समझते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, पिकोमीटर में होगा।
तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता 10⁻⁻10 मीटर और एक पिकोमीटर बराबर होता 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है भैया, मीटर सेंटीमीटर में भी इसको आप नाप सकते हो। ठीक है, एक हर्ट्ज बराबर होता है सेकंड इनवर्स, बता दिया हूं वो। ठीक है भैया, चलिए लैम्डा इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी। अगर कभी भी ऐसे फॉर्मूला लगाना हो तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर देना। न्यू इक्वल टू आ चुका है एक फॉर्मूला सी लैम्डा, और न्यू ही फ्रीक्वेंसी है, और सी की वैल्यू आप सभी को पता है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और याद रखना मेरे भाई, आपको मीटर में ऊपर लिखा तो नीचे वाले को भी मीटर लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर मीटर कट गया, पर सेकंड को सेकंड इनवर्स लिख दें बिल्कुल, अपॉन 10⁻⁻10 को 10⁻⁸ लिख सकते हैं। क्या जाएगा 10⁻⁸, कटेगा नहीं ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻16 सेकंड इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख सकते हैं। अगर कोई भी वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट से चल रही, सोचो कितनी तेज चल रही होगी, और इतू सी लाइट है, इतू सी लाइट है मेरे भाई, तो आपको भी पता है कि पर सेकंड में कितना पास हो जाएगी, इतनी सारी वेव पास हो जाएगी। कितनी वेव पास हो जाएगी, इतनी सारी ढेर सारी वेव पास हो जाएगी। ठीक है भैया, आइए नीट 2021 में सवाल आया था। परेशान नहीं होना, बताना है। नीट 2021 में एक सवाल आया था, क्या आया था, ये पर्टिकुलर रेडिएशन, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगर तुमने ये कर लिया समझ लो तुम्हारी भी AIR1 फिक्स है, तुम्हारी भी AIR1 फिक्स है मेरे भाई। बहुत ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से करना। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, बस हमने पकड़ लिया 1368 किलोहर्ट्ज। ठीक है भाई, किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। तो बेटा न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई न्यू, और सी की वैल्यू आप सभी को पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यूनिट लिखते रहना, नहीं गड़बड़ा जाओगे। और यहां पे आपको पता है कि न्यू की वैल्यू हो जाएगी 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूं सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स नीचे आएगा सेकेंड, सेकेंड इनवर्स से उड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ काट दो तो 10⁵, 10 इंटू 10⁵ अपॉन 1368 मीटर। अब 1368 को भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे ध्यान से समझना। मैं इसको लिख लेता हूं 3000 इंटू 10⁻² अपॉन 1368, 1368। ओके, अगर 1368 का मैं 3000 में भाग करूंगा, 13 दूनी 26, 33 39, तो 2 आएगा, 13 26, 400 बच गया है। तो 400 से भाग तो जाएगा नहीं, तो 400 से भाग नहीं जाए तो 4000 ले लिए, तो नहीं, 13 दूनी 26, 26 2.19। हाँ तो 2 पॉइंट, ठीक है, तो आ गया 1326, 13 दूनी 26, तो 2627 हो गया, तो 300 बच गया, तो 300 कुछ बच गया, 300 बच गया, तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 300 से कम बचा, तो 13 दूनी 26 नहीं आया, तो 192, ठीक है, इंटू 10⁻², तो आ जाएगा
219.2 मीटर क्योंकि ये बचा हुआ 219.2 मीटर। अब ये तो काटना पड़ेगा, बहुत क्लोज आंसर दिया था भाई। अब आप सोच रहे होंगे बहुत क्लोज क्यों दिया था, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए वो बहुत क्लोज दिया था। ठीक है ना। यहां काटने पाएगा 2.1929 और आपको पता 2.19 बार 29 है तो ये 0.3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है भैया, कैलकुलेशन का खेल था सारा। किसका खेल था? कैलकुलेशन का खेल था भाई मेरे। चलो बच्चों एक बार तुम लोग करेक्ट करके बताओ इसको। चलो भैया, चलो ठीक है भैया। ठीक है, अभी करेंगे, अभी सारे सवाल करेंगे, पहले प्लॉन्क्स पढ़ लें। अब ध्यान से समझना, वेवलेंथ के आधार पे हमने इसको कैटेगराइज किया है, कुछ रेज को कैटेगराइज किया। जैसे हमने लिखा है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ध्यान समझना, ये हमने वेवलेंथ के आधार पे कैटेगराइज किया है। तो कैसे याद करना सब बता रहा हूं मैं। इधर से उधर जाते हैं। याद रखना, लैम्डा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्या होगा? लैम्डा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। याद रख लेना, लैम्डा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्या होगा? लैम्डा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है भैया। ये जो विजिबल होता है, जो हमें दिखता है, ये 7 प्रकार का होता है। जिसे आप सभी को पता होगा, विबग्योर। ये सब कोई नई बात नहीं है यार, ये सब पता है आपको। विबग्योर, विबग्योर में भी वही कॉन्सेप्ट होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। और ये 3800 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 7500 नैनोमीटर तक जाता है। एक मिनट, -9। अरे यार, 7500 नैनोमीटर तक जाता। एंगस्ट्राम है कि नैनोमीटर है? गलत है। यहां पे एंगस्ट्रॉम होगा। क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। यहां भी क्या होगा? एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, 380 लिखते 775 लिखते तो आता। ठीक है, ध्यान से देख लो, याद कैसे करना। आपसे पूछा जाएगा 4 रेडिएशन देके पूछेगा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और इसमें भी पूछ लेगा कि विजुअल में बताओ, वायलेट इंडिगो, क्या नाम इसका? वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका नाम मैं पूरा कहूं तो लिख दूं, वायलेट
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है भाई, इनमें से किसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ उसका ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका कम है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका है, इनमें है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। 10 टाइप के सवाल पूछेंगे। ट्रिक क्या है, जो मैंने अपने टीचरों से पढ़ा है कोटा में, जो सीखा है, याद करने का वो तरीका है, बाकी आप याद कर लो, मेरे को तो ऐसे भी याद रहता है। वो है कॉस्टली गाड़ी, कॉस्टली गाड़ी, गाड़ी एक्सयूवी, कॉस्टली गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। कॉस्टली से कॉस्मिक रेज, गाड़ी से गामा रेज, एक्स से एक्स रेज, यू से अल्ट्रावायलेट रेज, वी से विजिबल रेज, इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेंज से रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। आज के डीपीपी में मैंने 2 सवाल डाले हैं, जिसको जाके आप लोगों को करने हैं और देखना है कि आप लोगों के सही होते हैं या गलत होते हैं। ठीक है भैया, तो चलो कुछ सवाल मैं करवा देता हूं। कुछ सवाल मैं करवा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। लिखा है वेव नंबर इज, वेव नंबर इज, पहला ऑप्शन है लैम्डा, सी बाई लैम्डा, सी ऑप्शन है 1 बाई लैम्डा, फोर्थ ऑप्शन है लैम्डा इंटू न्यू। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग मैक्सिमम वेवलेंथ। ये डीपीपी वाली सीट के क्वेश्चन है जो हम लोगों को मिलते हैं करवाने के लिए आप लोगों को। तो डीपीपी में ढेर सारे सवाल नहीं आ सकते, आपको भी पता है, तो हमने सोचा कि बता देते हैं प्यारे बच्चों को। ठीक है भैया, पहली बात आपको बताना, पहला क्वेश्चन वेव नंबर क्या है। चलिए समय दिया मैंने 2 मिनट का, बताइए वेव नंबर क्या है। चलिए भाई बताइए भाई, वेव नंबर क्या है। वेव नंबर जो होता है वो 1 बाई लैम्डा होता ही। सही बात है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बेटा मैंने आपको बताया कि कॉस्टली गाड़ी एक्सयूवी, कॉस्टली गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, कॉस्टली गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो बेटा यहां लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि रेडियो वेव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। इसको थ्योरी में समझा देता हूं। रेडियो वेव की जो होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन जो लैम्डा होगा, सॉरी गलत लिख दिया, फ्रीक्वेंसी घट रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, लेकिन जो लैम्डा होगा वो
मैक्सिमम होगा। और अगर कॉस्मिक रेज की बात की जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां से उधर घट रहा है तो ये ज्यादा होगा। इसका लैम्डा क्या है, ये मिनिमम होगा, इसका लैम्डा मिनिमम होगा। तो लैम्डा आप याद रखो, चाहे फ्रीक्वेंसी याद रखो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें से याद रखना वायलेट का लैम्डा ज्यादा होगा कि कम, वायलेट का लैम्डा कम होगा, क्योंकि इधर से उधर जाने पे बढ़ रहा है। रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा होता। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की होगी, क्योंकि इधर से जाने पे घटता है। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। किसका होगा, रेडियो वेव का होगा, क्योंकि मेरे भाई इधर से उधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। चलिए एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट जिसका लैम्डा दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। होगा, मेरे को क्या लेना देना। तो पहला सवाल है वेव नंबर का, ठीक है ना। तो वेव नंबर निकाल लेना, दूसरा है फ्रीक्वेंसी का। वेव नंबर बराबर क्या होता है, 1/λ, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c/λ। ये होमवर्क कर लेना, एनसीईआरटी में ये दिखेगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कर लेना। अब ध्यान से को, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे आप लाइट नहीं होता, लाइट जब जलाते हो, जैसे कोई लाइट आप जला रहे हो, तो लाइट आपके पास आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आती है। समझना क्या बात है, इस थ्योरी की क्या खास बात है। कि मान लो तुम्हारे पास कोई सोर्स है, ठीक है भैया, ये तुम्हारे पास कोई सोर्स ला 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 ला। इस कहानी से पूरी तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ये जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल नहीं है, ये ऑब्जर्वर है जिसकी आंख, ठीक है ना। ऑब्जर्वर। और ये सोर्स से ऑब्जर्वर तक जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। तुमने कहा ठीक है भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्लैंक बोल के गया था। यहां पे कोई भी बात मेरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं प्रूव करूंगा, नहीं, प्लैंक ने बोला था तो प्लैंक ने प्रूव नहीं किया। बस 2 लेक्चर और होंगे इसके बाद, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी होती है ना, वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाती है और पैकेट के फॉर्म में जा रही है। एनर्जी एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक किस फॉर्म में जा रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, 1 बॉडी से 2 बॉडी तक डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जा रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जा रही है।
और जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये पैकेट के फॉर्म में होता है। देखो पैकेट वाइज जा रहा है, पैकेट 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 के फॉर्म में जा रहा है। किसके फॉर्म में जा रहा है? पैकेट के फॉर्म में जा रहा है, जिसे हम लोग लाइट के केस में फोटोन कहते हैं और जिसे क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा भी कहते हैं। इसे कुछ लोग क्वांटम भी बोलते हैं, हम क्वांटा बोलेंगे। यानी कि सोर्स से ऑब्जर्वर तक जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जो लाइट है वो मेरे तक आ रही है, वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म है, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो चीर के आर पार नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि लाइट आ रही है तो चीर के आर पार कर दी, ऐसा नहीं है। एनर्जी डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में जाती, पैकेट के फॉर्म में जाती। एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ तो गई होगे। समझ गए भाई? चले आगे बढ़े। इसी बात पे एक लाइन याद आ गया कि सोचा कि सुना देता हूं कि तेरे इश्क की चाहत में लगी वो चोट, तेरे इश्क की चाहत में लगी वो चोट, चाहकर भी इस दिल के आर पार नहीं होती है। तेरे इश्क की चाहत में लगी वो चोट, चाहकर भी इस दिल के आर पार नहीं होती है। ये मोहब्बत है जनाब, आपकी तरह हर किसी को बार बार नहीं होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में जाता, ठीक है। कहानी समझ में आई? बिल्कुल, ये प्लैंक ने बोला था। प्लैंक ने जो बोला था, जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, यानी कि ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो न्यू के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी तेज होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी जाएगा। खटखट 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 खटखट। तुमने कहा सही है भाई, एकदम देसी तरीके से समझा रहा हूं, ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एच न्यू आएगा। क्या आएगा? एच न्यू आएगा। सही बात है। और इसी को हम लिख सकते हैं, न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, तो यानी हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। एक फॉर्मूला क्या और आ गया? क्या आ गया? एच सी बाई लैम्डा। यहां पे जो एच है ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। वो कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या होती है? जूल सेकेंड इनवर्स होती है। ये बात ध्यान से देख ली। अगर अर्ग में लिखना होता, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू अर्ग में लिखनी होती तो क्या होता? ये आपको कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻34 होती। ठीक है भैया। और अर्ग में होता तो 10⁻8 से गुणा कर देते, तो h की वैल्यू अर्ग में हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻8 अर्ग होता ना एक जूल में, माइनस 10⁻6 अर्ग सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, दो वैल्यू आप याद रख लो। आपसे यूनिट पूछी जाएगी, आपसे यूनिट पूछी जाएगी फिजिक्स में या केमिस्ट्री के फॉर्म में, किसी में भी। यूनिट ऑफ एच क्या है? यूनिट ऑफ एच क्या है? तो ई बाई न्यू करके निकाल लेना। निकाल लोगे ना? ई बाई न्यू करके निकाल लोगे? बिल्कुल सही निकाल लोगे। ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो एक फोटोन की एनर्जी, ऐसे ढेर सारे फोटोन जा रहे होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एनर्जी ऑफ एन फोटोन क्या हो जाएगा, तो बेटा उसके लिए खेलेंगे ई बराबर एन एच न्यू। क्या हो जाएगा? एन एच न्यू हो जाएगा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं ई बराबर एन एच सी बाई लैम्डा। और जो एन है ना वो इंटीजर के फॉर्म में है। यानी कि मेरे भाई अगर किसी भी फोटोन की एनर्जी आपको निकालना है तो या तो एच न्यू होगी, क्या होगी? सीधा से सिंपल से बता दे रहा हूं, या तो एनर्जी जो है वो एच न्यू होगी,
2h न्यू होगी, 3h न्यू होगी, 4h न्यू होगी, डैश डैश डैश, या फिर उसकी एनर्जी Sc बाई लैम्डा, 2Sc बाई लैम्डा, 3Sc बाई लैम्डा, 3Sc बाई लैम्डा, 4Hc बाई लैम्डा, दैट्स वन होगी। लेकिन उसकी एनर्जी कभी भी 1.5h न्यू, 2.1h न्यू, 3.7h न्यू, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, याद रखना। हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो पैकेट के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? पैकेट के फॉर्म में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मैंने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करिए। जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो किस फॉर्म में है? वो किसके फॉर्म में भाई? वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में है, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में। ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में है। फिर आगे क्या है? भाई आगे भी तो कुछ होगा। बिल्कुल होगा सर। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी, n फोटोन की एनर्जी क्या होगी? nh न्यू होगी। ठीक है ना? ओके, ठीक है भैया। चलिए अब इसमें कुछ डेरिवेशन बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। जो E बराबर होता है वो Hc बाई लैम्डा होता है। ठीक है भैया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? H की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। ये मीटर में है तो लैम्डा भी किस में रखना पड़ेगा? मीटर में रखना पड़ेगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? लगभग अगर इसको गुणा करोगे तो 6 गुणे 6 18, 6 त्रिक 18, यानी कि लगभग 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा मीटर हो जाएगा। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा, और किस में हो जाएगा? मीटर में। सॉरी, वो न्यूमेरिकल। ध्यान से समझना, ये एनर्जी कब आएगी? जूल में आएगी। एनर्जी कब आएगी? जूल में आएगी। अरे भाई H क्या था? जूल में था ना। अरे H क्या था मेरे भाई? जूल में ही तो था। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? जूल में आया। ठीक है भैया, ओके। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओके, तो एक जूल बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, अगर इसको इसमें गुणा कर देंगे तो कैलकुलेट हो गया आएगा 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और यहां पे क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल, यानी कि मैं ये चीज कैलकुलेशन करके आसान कर दी। आगे आने वाले सभी सवालों में तुम डायरेक्ट करना, आगे आने वाले सभी सवालों में तुम डायरेक्ट करना। जितने भी सवाल हो, अगर लैम्डा दे रखा हो और आपसे बोले कि एनर्जी बता दो जूल में, तो ऐसे बता देना। और कहे कि लैम्डा दे रखा है, एनर्जी बता दो फला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ऐसे बता देना। चलिए शुरू करते हैं, एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड
find energy of a photon in joule and इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों यूनिट है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। ओके, अब मैंने कहा यार फॉर्मूला याद आ रहा है, ई बराबर एस बाई लैम्डा, तब मैंने कहा वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, अगर ई जूल में निकालना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा किस में रखना है, मीटर में रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ई बराबर क्या रखना है, 12400 अपॉन लैम्डा किस में रखना है, एंगस्ट्रॉम में रखना है, याद रखना। वहां पे मीटर में रखना है, यहां पे एंगस्ट्रॉम रखना है। ये शॉर्टकट मैंने सॉल्यूशन बताया है आपको, कैलकुलेट करके पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 नैनोमीटर में है तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एंगस्ट्रॉम होता है, तो हम लोग लिखते हैं 10 टू पावर माइनस 10। नैनोमीटर के लिए हम क्या लगाते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है भाई, ठीक है भैया। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि अगर नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम निकालना है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 नैनोमीटर, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, 12400 डिवाइडेड बाई 3000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। उड़ा दो इसको इससे तो 30 से उड़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 पॉइंट 4 में 3 का भाग करो तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे 10 से भाग कर दो, 12.4 हो गया, 3 चौक 12 बेटा 4 में 1 का भाग करोगे तो 13 चौका 52, ठीक है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसको भाग कर दो 0.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस कितना 18 माइनस 18, यानी कि 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब ध्यान से समझना, आपसे अब 2 तरीका बोलेगा कि बोलेगा एनर्जी इतनी है तो लैम्डा बताओ, एनर्जी उतना है तो लैम्डा बताओ, एनर्जी इतनी है तो लैम्डा बताओ। कैसे सवाल पूछेगा, ध्यान से समझना, बोलेगा फाइन लैम्डा इफ 1 जूल एनर्जी, ठीक है। फिर दूसरा सवाल बोलेगा कि फाइन लैम्डा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होने का मैं पहले ही बता रहा हूं, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, सवाल बहुत दमदार सवाल मिलेंगे। ई बराबर जूल वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा किस में मीटर में आएगा, लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा, याद रखना ये जूल में। अब जूल कितनी है, एनर्जी कितनी है, 1 जूल है, तो 1 बराबर क्या जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा लैम्डा किस में आएगा, तो लैम्डा मीटर में हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25, यानी कि लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम में बोलते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए याद रखना, ई बराबर क्या लगाओगे, 12400 फिक्स कर लो दिमाग में, लगभग है भैया, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
लैम्डा किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 12,400 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसे सवाल डीपीपी में हमने डाले हैं कि फाइंड वेवलेंथ, वेवलेंथ आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फाइंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन विच हैव 1 जूल ऑफ एनर्जी, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, या 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी, 10⁻25 जूल ऑफ एनर्जी, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है मेरे भाई, कुछ भी दे सकता है मेरे भाई। तो आपको जो भी डेटा दे रखा हो, एनर्जी दे रखा हो, लैम्डा निकाल लो। याद रखना फोटोन की एनर्जी है। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से समझना, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आओ इधर देखो, मान लो 2 फोटोन हैं जो एक फोटोन से मिलके बने, ठीक है भैया। तो ऐसे क्लासिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है? एक बड़ा फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है? E3 है, और ये 2 फोटोन से मिलके बना है, E1 और E2। ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक बड़ा फोटोन है जो E3 है और वो 2 फोटोन से मिलके बना, E1 और E2 के पैकेट से। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताओ। याद रखना, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी को आप ऐड कर सकते हो। एनर्जी कंजर्व होती है, आप एनर्जी को ऐड कर सकते हो, कोई और तरीका नहीं सही है। यानी कि पहला रिलेशन जो आएगा वो E3 बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। दूसरा जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा Hν3 बराबर Hν2 प्लस Hν1, और यहां पे एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ν3 बराबर ν2 प्लस ν1 हो जाएगा। एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या गया? ν2 प्लस ν1 हो जाएगा। सही बात है। लैम्डा निकालना तो आपको C बाई लैम्डा 3 करना पड़ेगा बराबर C बाई लैम्डा 2 प्लस C बाई लैम्डा 1, और आपको पता C कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई लैम्डा 3 बराबर आ जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, ये रिलेशन आ जाएगा। और यहां से लैम्डा 3 अगर कैलकुलेट करोगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आएगा। यानी कि बड़ा सिंपल सा है यार। अगर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एनर्जी का, अगर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एनर्जी का मेरे भाई, देखो डल मत पड़ो, थको हारो बिल्कुल मत, एकदम एनर्जेटिक रहो, मस्त रहो। और लाइव लेक्चर के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं लाइव लेक्चर लूंगा लास्ट क्लास में। उस दिन हम लोग लाइव केक काटेंगे, ठीक है ना। काटेंगे, काटने में तो तेज हैं ही हम लोग, काटेंगे, उसके बाद हम लोग फिर विदाई लेंगे, ठीक है ना। ठीक है भैया, चलिए अच्छी बात। ये बात तुमको समझ में आ गई कि एक बड़ा फोटोन है वो 2 फोटोनों के बराबर है एनर्जी के, ठीक है भैया। ओके 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 ओके, सही है बाबू। चलें क्या? चलें भैया। ठीक है। जो पावर होता है वो E बाई टी होता है, फिजिक्स का फॉर्मूला। यानी कि आगे से पावर बराबर हम क्या लिखेंगे? E की जगह हम लिखेंगे NHC बाई लैम्डा इंटू टी। एक एनसीईआरटी में सवाल है, सवाल क्या, ध्यान से समझना। लिखा है कि एक 100 वाट का बल्ब है, बहुत खूबसूरत सवाल है। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, जिसका लैम्डा 400 नैनोमीटर, ठीक है। इमिटेड फोटोन पर सेकंड,
कह रहा है कि वो जो बल्ब है वो कितना फोटोन इमिट करता है पर सेकंड में। तो तुमने कहा भैया फॉर्मूला लगा लो सिंपल सा। ये फिजिक्स का फॉर्मूला भाई, मेरा नहीं है। तो पावर कितना है? 100 है। पावर कितना मेरे भाई? 100 है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? एन एस सी बाई लेमडा इंटू टी। सही बात है। इमिटेड फोटोन पर सेकंड का मतलब है एन बाई टी, यानी कि 100 इंटू लेमडा अपॉन एच सी बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई टी। नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन पर सेकंड तो यही हुआ ना, एन बाई टी, या फिर टी की वैल्यू 1 रख दो भाई। पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? टी बराबर 1 रख दो। एनसीईआरटी का सवाल है, आपको मैंने डीपीपी में दिया है। ठीक है भैया, एनसीईआरटी का सवाल मैंने डीपीपी में दिया, मैंने सोचा हिंट दे दूं। लैम्डा की वैल्यू पुट करो, एससी की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पुट करो और एससी की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो 100 गुड़े 400 गुड़े 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन एच सी क्या हो जाएगा? 2 इंटू गुड़ा किया था ना 10 टू द पावर माइनस 25 एन बाई टी। तो क्या हो जाएगा? 4 गुड़े 10 टू पावर 2 10 टू पावर 2 10 टू पावर 4 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 बराबर एन बाई टी। ये चला गया 2 इंटू 10 टू द पावर 20 बराबर एन बाई टी। ये अप्रोक्स आएगा। क्या आएगा? अप्रोक्स आएगा, क्योंकि एससी की वैल्यू अप्रोक्स हमने लिए 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। भाई कोई भी बल्ब है वो पर सेकंड कितना फोटोन इमिट करेगा? कितना फोटोन इमिट करेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो यार इतना तो बताना आसान है ना बाबू, इतना बताना आसान है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर या मेरी बात समझ में आई क्या भैया? चलो लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये होमवर्क है पिछले लेक्चर का है, ठीक है भैया, आप कर लेना। 2020 में आया था, पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना पी एन ई। इलेक्ट्रॉन होगा 71, प्रोटॉन होगा 71, न्यूट्रॉन होगा 175 माइनस 71 यानी कि 104। तो सेट हो जाएगा 71 104 71, यहां पे गड़बड़ी मत कर देना। 71 104 71 यानी कि 1 हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे, परेशान मत। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए यार, तो ये होमवर्क, ठीक है ना। बेरिलियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लेना। चलिए सॉल्व कीजिए। देखो कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर कि जैसे आप फिजिकल पढ़ा के जा रहे हो तो सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या करना है, जो टीचर्स आएंगे आपके वो बताएंगे क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पढ़ाएगा, आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो मेरे भाई, ध्यान रखना, अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो आगे चल के बहुत तकलीफ में रहोगे, बहुत परेशान रहोगे, और आप ये सोचोगे कि काश पहले बना लिया होता। क्योंकि अप्रैल में जब मई आने वाला होगा, जब एग्जाम देने की आप तैयारी कर रहे होगे, तब आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा, तब आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ बाल सही है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट नोट सबका बनाना है, शॉर्ट नोट सबका बनाना है। ठीक है भैया, चलिए अप्रोक्स में करेंगे। ई बराबर जूल में निकालना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा। मीटर में रखना 45 इंटू 10 टू पावर माइनस 9।
नैनोमीटर में है ना किसमें है? नैनोमीटर में। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं 200 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 45 इंटू 10⁻⁹। 200 इसलिए लिया कि इसको काटना है, ठीक। आ गया। अब बेटा आपको पता है 9 दूनी 18 9 27, तो 200 अपान 45 करोगे तो 5 चौक 20, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4.4 बार, 4.42 गुड़े 10⁻⁻18। देख लो आराम से कर दिया। ये ट्रिक ना बताया होता तो 2 लाइन आपका एक्स्ट्रा लगता। क्या आपको समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन वाले पार्ट है, करना, परेशान मत होना, सारे आंसर सही होंगे, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन वाले पार्ट है, करना, जो कैलकुलेशन बताएं उसी से करना, ठीक। सॉरी चलो चलो भाई कैलकुलेट करो, सारे लोग कैलकुलेट करिए बहुत आराम से, बहुत। बस कल हम लोग पढ़ेंगे बोर थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक। परसों पढ़ेंगे हम लोग डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग एंड मॉडल्स, जैसे डाल्टन्स मॉडल और थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना, ये सारे पढ़ेंगे। उसी में कहोगे तो थोड़ा बहुत कैथोड एनोड के बारे में भी बता दूंगा एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना, जो कि आते नहीं है, ठीक है भैया। चलें भाई, तुझे मैं गुटखा खाता तो कैसे पढ़ाता। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो भाई आप पैच इसलिए सब करना, गुटखा मत खाना जीवन का भी। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स क्वांटम इतना है, 1 मिनट। हर जगह 6.62 6.63 दे रखा है, क्यों? तो हमने क्यों 6.67 लिख दिया? हम भी लिखेंगे 6.63। सिक्स 6.63 लिखो। और कहीं तो नहीं लिख दिया? नहीं, इसलिए मैं कचाइन पालता ही नहीं हूं। चलो भाई, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। द स्पीड ऑफ लाइट इज फलाना फलाना नैनोमीटर, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन ए नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ फलाना। हमने कहा यार एनर्जी के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है, तो बेटा न्यू इक्वल टू सी बाई क्या होता है? लेमडा होता है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻17 अपॉन इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻15। अभी हो जाएगा 300 अपॉन 6। क्यों? क्योंकि 15 से 15 काट दोगे तो 10⁻2 बच जाएगा, तो 300 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 50 नैनोमीटर। क्यों? ठीक है भैया। अब ये नैनोमीटर सेकंड इनवर्स था, तो यहां पे नैनोमीटर, तो यहां पे नैनोमीटर, आंसर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सवाल है। ध्यान से देख लो। 10⁻⁻27 अर्ग दे रखा है। अरे यार, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। क्या मैं सटिया गया हूं यार।
चलो भाई, चलो बैलू उलू पे मत जाना, बैलू उलू तो याद होता रहता है। चलिए, एनर्जी निकालना अर्ग पर मोल में, तो क्या हो जाएगा Sc बाई लैम्डा। तो H कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग है, ठीक है, अर्ग सेकंड, ठीक है भैया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जूल इंटू सेकंड इनवर्स लिख दिया, बड़ी गलती कर दी है यार, जूल सेकंड होगा, इनवर्स कहाँ से होगा। अरे यार मन तो कर रहा खोपड़ी फोड़ दूं मैं, इतनी गलती तो मैं कभी नहीं करता। कोई बात नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी। अगर सेकंड इंटू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स अपॉन लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा ऐसे ही रहने दो, इन अर्ग पर मोल, ओके ओके, ओके ओके। अब अर्ग पर मोल निकालना है, इसका मतलब इसमें गुणा किसका करना है, Na का करना है। एक मोल का निकालना है, यानी कि 6.62 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन लैम्डा। 6 गुणे 7 6 42, 4 3 12, तो 1.16 इंटू 23 10 33, 33 में से -27 करोगे तो -6, क्यों -6 नहीं +6 और 7 42 42 3 12 8 10⁻8 अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा। कुछ था नहीं इसमें, बहुत सिंपल था। जैसे कोई बोलते कि एक मोल का, कोई बोलते कि एक मोल फोटोन का बताओ एनर्जी, तो क्या हो जाएगा Na इंटू Sc बाई लैम्डा, खत्म। अरे पर मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल का ना, तो एक मोल के लिए Na से गुणा कर देना, सिंपल है यार। द एनर्जीज E1 एंड E2 फॉर 2 रेडियंट्स, तो फलाना फलाना फलाना। देखो जब E1 अपॉन E2 करोगे तो याद रखना, तो Hc बाई लैम्डा 1 अपॉन बहुआ Sc बाई लैम्डा 2 होगा। यानी कि 1 बाई लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 होगा, यानी कि लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होगा। तो E1 का कितना है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसका 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भैया। तो 25 अपॉन 50 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो यानी कि लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा 2, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है भैया। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 जूल, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ फलाना। ठीक है भैया। तो C इक्वल टू होता न्यू बाई लैम्डा, ठीक है भैया, ओके। तो लैम्डा बराबर क्या जाएगा, न्यू बाई न्यू इक्वल टू होता C बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा C अपॉन न्यू, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन, यूनिट लिखते रहना कभी गड़बड़ी नहीं होगी, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ये इससे कट गया। ठीक है भैया, ये 8 है ऊपर 3 है,
तो 30 बना लो अपॉन 8 इंटू 10⁻7 अपॉन 10⁻15, तो 30 अपॉन 8 हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 24, अब 60 आ गया, 6 आ गया, तो 8 28 64, 3.8 आ गया इंटू 10⁻8 10⁻8 क्योंकि 10⁻15 ऊपर जाएगा। अब इसको नैनोमीटर में बनाना है तो 38 गुणे 10⁻9, इसको यहां ले गया 10⁻9 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि 38 नैनोमीटर। क्लोजेस्ट पूछा है, क्लोजेस्ट यानी कि 40 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं उसे, यानी कि 4 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। बहुत पुराना सवाल लेकिन जबरदस्त सवाल। ठीक है भैया, तो देखो एच की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना यार, ठीक है ना, वो सब तुमको पता है यार पहले से, नहीं पता है तो अभी मैंने सही कर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी यूनिट वगैरह आपने फिजिक्स में सीखी होगी यूनिट डायमेंशन में, तो उसकी भी मेरी कोई टेंशन नहीं है, वो तुम निकाल लोगे, ठीक है ना। चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता, ध्यान समझना। ध्यान समझना, ये कोई मेटल है, ये क्या है, मेटल है, पोटेशियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, कोई भी मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकता है, ठीक है भैया। यहां से हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, यहां से हम इसको एनर्जी देते हैं, और जैसे ही एनर्जी देते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालता, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यहां से क्या आती है, लाइट डालते हैं, हम क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं, पूरी कहानी एकदम निचोड़ के रख दिया हूं, लाइट डालते हैं जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती, जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं कहूं कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुमने कहा सर मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ही होगी जो उसे चाहिए, कुछ ना कुछ तो सर एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर मैं किसी सरफेस पे, किसी मेटल के सरफेस पे लाइट डाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लेकिन कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट तो डालनी पड़ेगी जिससे उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर निकले। तो आप एक टर्म यूज होगा वर्क फंक्शन, क्या टर्म यूज होगा, वर्क फंक्शन, जिसे W0 या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from surface of metal। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, यहां पे इजेक्टेड लिख लो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि W0 बराबर क्या हो जाएगा, h0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा h0 हो जाएगा, h0 हो जाएगा, ठीक है। नॉट क्या है सर, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of a light to eject an electron from any surface of metal। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटल की सरफेस पे डालने पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू नॉट कहते हैं। तुमने कहा सर यहां से लाइट आ रही, इस पे एनर्जी आप डाल रहे हो, ये कुछ एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, उतनी एनर्जी अगर होगी या उससे ज्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तुमने कहा बिल्कुल सही बात है। तुमने कहा आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है सर, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इंग्रेडिएंट बोलते, क्या बोलते हैं इसको? आने वाला, ठीक है। उसकी एनर्जी अगर ग्रेटर देन होगी वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। लेकिन अगर एनर्जी लेस देन होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तुमने कहा सही बात है। अब तुम एक बात समझो कि यार जो एनर्जी यहां पे आ रही है वो एच न्यू है, फोटोन की एनर्जी है, यहां पे इसने कुछ लिया। अगर एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी जाएगा कहां? जो एनर्जी ज्यादा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड देगा, इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड देगा, यानी कि एनर्जी जो होगा वो वर्क फंक्शन W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसके? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तुमने कहा अच्छी बात है। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एच न्यू इक्वल टू वर्क नॉट प्लस वर्क नॉट प्लस, अच्छा वर्क नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ mv स्क्वायर होता, तो ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इसी फॉर्मूले को आप 10 फॉर्मूले बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो पूछे, अगर आपको स्पीड पूछता है तो हाफ mv स्क्वायर बराबर आप लिख लो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां पे दो चीजें हैं। इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस सी अपॉन लेमडा बराबर एस सी अपॉन लेमडा नॉट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट, एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। ओनली तुम्हें याद क्या रखना है? ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रखोगे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा एक बात समझ में आया सर कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और इधर देखो, अगर एक बात समझ में आया सर कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, ठीक है भैया। अगर न्यू बराबर हो जाए न्यू डॉट से तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से, मैंने इस पे लाइट डाला बराबर फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर डाला, ऐसे किया तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा ऐसे निकल के बाहर हो गया, लेकिन जाएगा नहीं, उसके सरफेस पे ही रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जाएगा। और अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हो गया, जेई एडवांस 2013 में एनसीईआरटी में जो कॉलम दे रखा उससे सवाल बनाया था, अभी मैं सर्च करके करवा दूंगा आप लोगों को सवाल। उसमें बोला था कि इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो बेटा वर्क फंक्शन पता होना चाहिए, अगर एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो खट से निकाल देगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तुमने कहा अच्छी बात है।
तुमने कहा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ा दूं मैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ा दूं मैं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। लेकिन अगर किसी ने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ा दो, ये सरफेस है, इस पे ढेर सारे लाइट डाल दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे बेटा, हर एक फोटोन अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ये बात याद रखना, उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी स्पीड से चल रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज बढ़ा रहे हो, इंसिडेंट लाइट बढ़ा रहे हो, जो इंसिडेंट लाइट हो रही आके गिर रही सरफेस पे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। लैम्डा इसका रिवर्स हो जाएगा, लैम्डा का रिलेशन इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बना दो, तुमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहेंगे। बिल्कुल सही बात। हमने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच ग्राफ बना दें, तुमने कहा सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहेगा। सही बात है भैया। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा ग्राफ, अगर मैं इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बताओ क्या प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। ये ग्राफ बहुत सिंपल है, थ्योरी बेस्ड सवाल है। एक ग्राफ है आपको जो याद रखना चाहिए, क्या? एनर्जी आई वर्क फंक्शन को दिया प्लस काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है भैया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी माइनस डब्ल्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है भैया। अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूं वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच बना रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन क्या रिलेशन है इसमें? तो काइनेटिक एनर्जी को y मान लो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी है ये, तो इसको mx मान लो माइनस c। तो आपको भी पता है mx प्लस c, यानी कि ये ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, और ये हो जाएगा एच न्यू नॉट। हो जाएगा एच न्यू नॉट। इसका जो स्लोप होगा वो h के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसा जाएगा, निगेटिव स्लोप होता तो ऐसा जाता। अब देखो निगेटिव इंटरसेप्ट आया है तो नीचे से जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता है तो ऊपर से जाता। अगर इंटरसेप्ट नहीं आता तो बीच से जाता, अगर इंटरसेप्ट नहीं आता तो बीच से आता। क्या मेरी बात समझ में आई? पूरी कहानी बताता हूं। एक सरफेस है, उस पर तुम फोटोन डाल रहे हो, ठीक है, लाइट डाल रहे हो, एनर्जी निकाल रहा। तो तीन कंडीशन है। ये लाइट अगर ज्यादा है एनर्जी इसकी वर्क फंक्शन से, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बराबर है तो सरफेस आ जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन कम है तो नहीं निकलेगा। तुमने कहा ठीक सर, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आई, बहुत अच्छा लग रहा, बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। आगे बताओ क्या है? आगे क्या है कि अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी की, अगर तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो
फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की तुम्हारी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है। दुनिया का हर एक सवाल हो जाएगा, याद रखना मेरे भाई, हर एक सवाल हो जाएगा। ठीक है भैया। अब सवाल मैं एनसीईआरटी बना के देता हूं, बस मुझे 1 मिनट का समय दें, मुझे गूगल करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एनसीईआरटी पीडीएफ। चलिए, ठीक है, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, तो आपको लग भी रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनसीईआरटी में 3 बातें लिखी हैं। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट। कह रहा है कि जो लाइट सरफेस पे गिरती है, लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन से निकलने के बीच जो समय है ना, क्या है, जो टाइम है ना, वो बहुत जीरो होता है। वो टाइम क्या होता है, जीरो होता है। बिटवीन द स्ट्राइकिंग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये हमने बता दिया। तीसरी बात, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बता दिया। ठीक है, अब एक सवाल बनाता हूं जो टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना मेरे कहने पे। तो 4 6 मेटल है, W0 है। एनसीईआरटी से सवाल बना रहा हूं, देखो कैसे बनाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, Ag। ठीक है, 2.42, 2.3, 2.25, 3.7, 4.8, 4.3। ये एनसीईआरटी का सवाल है और जेई एडवांस 2013 में पूछा गया, क्योंकि मेरे जमाने का सवाल है, मैं भी उसी टाइम पे दिया था। सोचो 10 साल हो गए मुझे, तुम आइडिया लगा रहे हो कब से पढ़ा रहा है बंदा। कॉलेज के टाइम से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन is 3.2 electron volt, then how many metal can eject electron from the surface? क्या गजब का सवाल बनाया है। A, B, C, D, 2, 3, 4, 5। सबका वर्क फंक्शन गिवन है। ये सवाल मैंने बनाया है, ये तुमको मिलेगा नहीं, जे एडवांस में इससे मिलता जुलता सवाल आया था। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को कॉलम उठा ली, उस पर सवाल बना दिया। कह रहा कि एनर्जी है जो फोटोन की वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ किस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। हमने कहा जिसकी एनर्जी, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से या इक्वल टू होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। याद रख लेना, लोग इसमें गलती करते हैं, ग्रेटर देन के अलावा इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू में भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन जीरो वेलोसिटी होती है। स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। तो बताओ मेरे भाई,
3.2 किससे किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके ओके, तो कितने आंसर हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, याद कर लो। यानी कि 3 मेटल इजेक्ट करेंगे। तो ऐसे डेटा देके आपसे सवाल पूछेगा, वो डेटा देके आपसे सवाल पूछेगा मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया? ठीक, ओके। ये जो इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो तुमने कहा अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है? आइंस्टीन ने किया है। किसने किया है? आइंस्टीन ने किया है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बहुत सिंपल है, किसी भी मेटल की सरफेस पे डालो, खटाखट निकल जाएगा। ये हमने ग्राफ बना दिया, ये हमने सवाल बना दिया। अब आपसे एक सवाल और पूछेगा कि वर्क फंक्शन इतना है, एनर्जी इतनी है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी आप फलाना कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी आप फलाना कितना होगा? वो सवाल मैं मॉडिफाई करके बता देता हूं, एनसीईआरटी में भी दिया रखा सवाल है, क्वेश्चन है। इफ वर्क फंक्शन of a metal is 4.2 electron volt and incident and energy of incident photon is 6.2 electron volt, then calculate kinetic energy of ejected electron. ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। अगर आपसे वर्क फंक्शन ना देके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देता और आपसे फ्रीक्वेंसी दे देता तो फार्मूला क्या लगता? फार्मूला एक ही है, फार्मूला एक ही मेरे भाई, फार्मूला एक ही है मेरे भाई, फार्मूला एक ही है। फार्मूला क्या है? एक ही है। कौन सा? टोटल एनर्जी जो आ रही है कुछ वर्क फंक्शन ले जाएगा, जो बचेगा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, खत्म। तो टोटल एनर्जी 6.2 है, वर्क फंक्शन 4.2 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट ऐसे निचोड़ के बता दिया मैंने, ऐसे निचोड़ दिया ऐसे करके, ऐसे है क्या? जो टोटल एनर्जी जा रही है कुछ वर्क फंक्शन में जाएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ज्यादा है बराबर है तो ही निकलेगा, ज्यादा बराबर नहीं तो नहीं निकलेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बस खत्म, दुनिया का सारा सवाल हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो यहां पे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, मेन फॉर्मूला तो यही है ना, मेन फॉर्मूला तो यही है मेरे भाई, मेन फॉर्मूला यही है। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ऐसे लिखते एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तब यहां पे काइनेटिक एनर्जी बराबर घुमा के लाते एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फोटॉन वाले केस में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बस इतना याद रखना कि जो एक क्वांटम है, एक फोटॉन है, उसकी एनर्जी एससी बाई लैम्डा होती है। ढेर सारे फोटॉन होंगे तो एनएससी बाई लैम्डा होगी। बस कुछ याद ही नहीं रखना है, बाकी जो मैंने कैलकुलेशन का ट्रिक बताया वो याद रख लो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। सवाल जाके करो, सवाल जाके करो। अर्ग वाले क्वेश्चन में तुम्हें खुद एनर्जी चेंज करना है। अरे 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, कितना अर्ग होता है मेरे को खुद ही नहीं पता यार, ये चीज तुम फिजिक्स में पढ़ा होगा। 7 ही अर्ग होता ना, शायद 7 अर्ग होता। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं नहीं लिखूंगा, जितना भी होता है देख लेना, जूल निकाल के चेंज कर देना।
जूल निकाल के चेंज कर देना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, तो वहां से भी चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया, तो कल लेंगे बोर और पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे कल? बोर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चला भाई, चला 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 चला। ओके, सारे सवाल कर लेना भैया, कान खोल के बता रहा हूं, 3 टॉपिक के सारे सवाल होने चाहिए। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तीसरा फोटो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। तीनों टॉपिक के सवाल कर लेना, सारे सवाल हो जाएंगे। ऐसे निचोड़ के बता दिया हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ नहीं करना, बस याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, क्रेस्ट है लैम्डा, वेव नंबर 1/λ, फ्रीक्वेंसी c/λ, खत्म, दुनिया का सारा सवाल हो जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E बराबर hc/λ, ढेर सारे हैं तो nhc/λ। ठीक है ना। फोटोन कभी आधा, 1.5, पौने, 2.5, 2.5 नहीं हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नंबर में होगा। ठीक है भैया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट डालोगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जाएगा। एनर्जी अगर ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो एनर्जी आ रहा है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। उसके बाद चेंज कर लो, हर एक सवाल हो जाएगा। 4 तरीके से सवाल बनेंगे। कल मैं कराऊंगा इस पे सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, चिल्पो ना करो, कल कराऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर लैम्डा आए तो लैम्डा वाला इक्वेशन लगाना, फ्रीक्वेंसी आए फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन लगाना, वर्क फंक्शन आए तो वर्क फंक्शन वाला इक्वेशन लगाना। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? समझ गए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, पढ़ते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। कल का लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा मैं, उसमें ट्रिक पे चलेगा, आगे फिजिक्स में भी काम आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 सवाल फिजिक्स में आते हैं, 2 सवाल केमिस्ट्री में आते हैं, तो अच्छा लगेगा तुमको। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।